हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गौतम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जीएस में। आज हम लोग का भारत का भूगोल में एक टॉपिक है भारत का परिचय। और इस चैप्टर से जितने भी सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सही प्रश्नों को हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखें कि भारत और भारत से जो बाह्य क्षेत्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये जो मैप है हमारा इंडिया का है, हमारा भारत का ये मैप है, इसे हम लोग इंडिया भी कहते हैं। और इन्हीं दो नामों को हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, भारत को दो भागों में विभाजित करता है। यदि बोला जाए कि भारत को दो भागों में विभाजित करता है, ऐसे तो हालांकि कर्क रेखा भी भारत को दो भागों में विभाजित कर देता है, लेकिन एक पर्वत की अगर बात आएगा, एक पर्वत की बात आएगा तो एक पर्वत है विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत या विंध्याचल ही बोल सकते हैं। तो ये जो विंध्य पर्वत है ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत करने का प्रमुख वजह क्या है? क्योंकि दक्षिण भारत जो है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अब देखिए, इधर से बंगाल की खाड़ी है और इधर से अरब सागर है, और नीचे से अगर देखा जाए तो हिंद महासागर है। तो एक तरफ से अरब सागर, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी और नीचे से हो गया हिंद महासागर। तीन ओर से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप। और चारों तरफ से जो जल से घिरा हो, जैसे में ये जो है श्रीलंका जो है चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो चारों ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। श्रीलंका अगर पूछा जाए किसका उदाहरण है तो यह एक द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है? तो श्रीलंका। तो यहाँ से एक एक करके प्रश्नों को हम लोग क्लियर करते जाएंगे और मैप के आधार पे हम लोग जीएस को याद करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमें याद करना है। तो यहाँ देखें, हम लोगों ने क्या देखा? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसीलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन ओर से ये जल से घिरा हुआ है। और श्रीलंका को द्वीप कहते हैं। तो द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो चारों तरफ से घिरा हुआ है तो द्वीप, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप। यहाँ तक के प्रश्नों को हमने क्लियर किया। अब देखिए, विंध्य पर्वत भारत को दो भागों में विभाजित किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अब देखिए, यहाँ से कुछ जो है पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। जैसे में ये है अफगानिस्तान है ये, और ये यहाँ पे है क्या? पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये हो गया चीन का क्षेत्र है। चीन के नीचे क्या है? ये है तिब्बत याद रखना है। और ये क्या है? नेपाल है। और ये देश क्या है? भूटान। वही भूटान, यहाँ भूटान। आप हाल फिलहाल में एक प्रश्न उठा होगा कि भारत जो है डोकलाम का जो है क्या कर रहा था? पक्ष ले रहा था। भारत डोकलाम का यहाँ पक्ष ले रहा था, और चीन जो है क्या कर रहा था? इस डोकलाम पे नियंत्रण करने का क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था। तो डोकलाम विवाद अगर पूछा जाए तो यहाँ भूटान के क्षेत्र में हुआ था, जिसको भारत सपोर्ट कर रहा था, और चीन जो है क्या कर रहा था? उस पर नियंत्रण करने का क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था। तो ये क्षेत्र नेपाल का है, ये भूटान है। और ये जो हमारा एक राज्य है वह सिक्किम है। सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो वही सिक्किम की बात किया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि वह भारत का कौन सा राज्य है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन देशों से सीमा साझा करती है? तो ये सिक्किम है। देखिए, यहाँ से एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, और एक तरफ क्या है? चीन है। तो तीन देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा क्या है? सिक्किम है। सिक्किम 22वां देश है। 36वां संविधान संशोधन यहाँ लिख देते हैं थोड़ा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको कैमा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को क्लियर किया। अब यहाँ देखिए, जो ये क्षेत्र देख रहे हैं म्यांमार का है, म्यांमार, और ये है बांग्लादेश का क्षेत्र है।
तो यहाँ से जुड़े हुए और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग साथ साथ क्लियर करेंगे। जैसे में फिर से यहाँ अफगानिस्तान के पास आइए। अफगानिस्तान जिस समय पाकिस्तान भारत का अंग था, जिस समय पाकिस्तान भारत का अंग था और बांग्लादेश भी भारत का अंग था, उस समय की बात किया जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में क्या किया गया था, एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था अफगानिस्तान और भारत के बीच। भारत क्यों बोल रहे हैं, देखिए भारत क्यों बोल रहे हैं समझिएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा तो 1947 में जाकर के हुआ ना, लेकिन ये जो सीमा रेखा खींचा गया कितना ईस्वी में, 1896 ईस्वी में। इस सीमा रेखा का नाम था ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा। एक एक करके हम लोग क्लियर करते चलेंगे। देखिए 1896 ईस्वी की बात है, तो जब 1896 ईस्वी का बात है तो उस समय भारत और पाकिस्तान तो एक ही होगा, तो भारत और अफगानिस्तान अब डायरेक्ट बोलना है। 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा को क्या कहा जाता था, तो ड्यूरंड रेखा। और ये रेखा अभी वर्तमान में किसके किसके बीच हो गया, तो ये हो गया अभी तो ये पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ दो तरह के प्रश्न क्लियर करना है। 18 आज़ादी से पहले, भारत का आज़ादी से पहले या पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनने से पहले ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई रेखा था, तो यहाँ से याद रखिएगा अफगानिस्तान और भारत। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पाकिस्तान एक पृथक जो है राष्ट्र बन गया, तब यह जो है ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच हो गया, तो ये हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण अभी वर्तमान में है, जिसका नाम क्या है, ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, ड्यूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया, 1896 ईस्वी में। उसी प्रकार से आने वाले और भी देशों के साथ देखते हैं। ये पाकिस्तान है और ये अपना भारत है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान ही एक रेखा खींचा गया था, जिसका नाम था रेड क्लिफ रेखा। इसका क्या नाम था पूछा जाएगा, तो यहाँ कीजिएगा रेड क्लिफ रेखा, जिसको हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया कितना ईस्वी में, अगर बोला जाए तो कितना ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। 1947 में ईस्वी में किया गया। फिर से एक बार कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, तो रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे, अगर व्यक्ति बोला जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया, तो एक व्यक्ति का नाम था सर सीजे रेड क्लिफ। और इन्होंने अपने नाम पर ही इस रेखा का निर्धारण कर दिया। जैसे में बोला जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया, तो एक व्यक्ति थे सर सीजे रेड क्लिफ। उन्होंने 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया भारत और पाकिस्तान के बीच। तो अब साथ ही साथ अब देखेंगे भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। ये हमारा एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक रेखा का निर्धारण किया गया जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, सबसे पहले तो यहाँ ये जानेंगे कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच किया गया, तो चीन और भारत के बीच। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया कितना ईस्वी में, तो 1914 ईस्वी में। तो 1914 ईस्वी में आप जानते हैं कि उस समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का दौरान था, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और 1914 ईस्वी में ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया किसके बीच, चीन और भारत के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया। इस तरह से एक रेखा का निर्धारण किया गया। तो यह जो है पूछा जाएगा कभी कभी कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत के किस राज्य में निर्धारित किया गया, तो ये जो राज्य हमारा है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, यही किया गया। और अरुणाचल प्रदेश से प्रश्न और ही बनता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य कौन है, पश्चिमी राज्य है गुजरात। पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया। तो यहाँ से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी राज्य है और पश्चिमी राज्य में 2 घंटे का अंतराल है।
2 घंटे का अंतराल है। पूछा जाएगा कि अगर यहाँ सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा, तो 6 में 2 जोड़ दीजिए 8 बजे होगा। तो इस तरह से पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में समय अंतराल पूछा जाए तो 2 घंटे का समय अंतर है। तो यहाँ से मैकमोहन रेखा के निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया, किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। उसी प्रकार साथ ही साथ अब हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को क्लियर किया, जैसे में 1896 में डुरंड रेखा, 1947 में रेड क्लिफ रेखा और 1914 में मैकमोहन रेखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किन 2 देशों के बीच रेखा खींचा गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, ये जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ से देखिए अफगानिस्तान का सीमा भारत के साथ थोड़ा सा लगता है, मतलब 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। यहाँ से थोड़ा सा लिख देते हैं बढ़िया से ताकि आप याद कर सकें। 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर भारत के साथ अफगानिस्तान कितना सीमा साझा करती है, तो 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश से अगर बोला जाए तो 4096 बोलिएगा, 4096.7 किलोमीटर। तो यहाँ से प्रश्न ये बना कि भारत के साथ वह कौन सा देश है जो सबसे अधिक मात्रा में जो है सीमा साझा करती है। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, सॉरी देश कौन है, बांग्लादेश। जैसे में देखिए यहाँ से जो प्रारंभ होता है, यहाँ से इस तरह से होते 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 इस तरह से और बहुत सारा लंबा होता है, तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन हो गया, बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है पाकिस्तान का क्षेत्र था और कहा जाता था कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से किसे जाना जाता था, तो बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश को आज़ादी मिला 1971 में। इस समय हमारा पीएम थे इंदिरा गांधी, इस समय हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इन्होंने पाकिस्तान के कब्जे से आज़ादी दिलाया बांग्लादेश को, है ना। हमारा सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है, हमारा भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन है, बांग्लादेश है, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जैसे मैं फिर से एक बार यहाँ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर बोला जाए, भारत का सबसे उत्तर ये है और ये दक्षिण है, पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है। तो यहाँ से बोला जाएगा सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु यहाँ पे क्या है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल है। यहाँ पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल है। और दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो है, जो जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है ये राज्य है जम्मू कश्मीर का है। और दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए ये जो है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ से भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु बोल सकते हैं, पिगमेलियन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है, तो पिगमेलियन पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा कौल जो है उत्तरी बिंदु, वह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लेकिन यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, जो मुख्य पृष्ठभूमि पर है। पृष्ठभूमि के मतलब स्थल पे है, स्थल पे यहाँ एक जगह है जिसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी बोला जाएगा, कन्याकुमारी कहाँ है, तो यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बना कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, जो मुख्य पृष्ठभूमि पर है। यहाँ से शब्दों का जो है एर फेर देख लीजिएगा, जैसे क्या होता है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है, जो स्थल पे नहीं है, जल में है, जल में एक द्वीप के समान है। लेकिन स्थल पे जो है दक्षिणी बिंदु जो मुख्य पृष्ठभूमि पर हो, वह कौन है, कन्याकुमारी। और दक्षिणतम छोर भी अगर बोला जाए, सबसे दक्षिणतम छोर
सबसे दक्षिणतम छोर भी अगर बोलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। यही कन्याकुमारी है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक एक NH7 जो है ग्रैंड ट्रंक रोड आता है, जो सबसे लंबा जो है राजमार्ग है, वही। तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम छोर है और दक्षिणतम बिंदु मुख पृष्ठभूमि पर भी कौन है, कन्याकुमारी। लेकिन केवल दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तब कौन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ से प्रश्न है, ठीक है, देखते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, यहाँ पे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु है, या अगर पूर्वी बिंदु की अगर बात किया जाए तो यहाँ से हो जाए कीबथु। क्या है, कीबथु, कीबथु है। अब कीबथु कहाँ, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु, क्योंकि हम बताए हैं कि पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र इस तरफ है, तो यहाँ जो है एक पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, जिसको क्या नाम है, कीबथु नाम है, कीबथु याद रखिएगा। और पश्चिमी बिंदु जो है, पश्चिमी बिंदु या इस ये जो राज्य है गुजरात का राज्य है, और पश्चिमी बिंदु हो गया गुहार मोती, गुहार मोती। तो ये सब प्रश्न हमेशा याद रखिएगा। भारत का पूर्वी बिंदु कीबथु और पश्चिमी बिंदु क्या हो गया, गुहार मोती। तो ये सब प्रश्नों को हमेशा याद करते चलिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, रेखा संबंधित कुछ प्रश्न हो गया। और हम जानते हैं कि भारत में, यहाँ देखिए क्या है, भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे केंद्र शासित बना दिया गया। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो हो गई 8 है। ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो एक हो गया। और तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, 8, और राज्यों की संख्या कितना है, 28। तो यहाँ तक के प्रश्नों को हमने क्लियर किया। अब देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32, 87, 26, 3, है ना, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32, 87, 26, 3 वर्ग किलोमीटर। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई या पश्चिम से पूरब की लंबाई। तो यहाँ से याद रखिएगा, जैसे देखिए क्या, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर इस तरह से देखा जाए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो यहाँ हो गया 32, 14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए, पूरा यहाँ से पूरब से पश्चिम, तो 29, 33 किलोमीटर है। तो यहाँ से लिखते हुए चलिएगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो हो गया 29, 33 किलोमीटर। तो यहाँ से याद रखना है। देखिएगा, अगर मैप को अच्छा ढंग से अगर देखते चलते हैं इस मैप को, तो मैप के अनुसार आपका सारा जीके जैसे है क्या क्लियर होगा फिर से। और हमारा पढ़ाने का क्या तरीका है कि हम रिवीजन कर करके पढ़ाते हैं, ताकि विद्यार्थी अगर एक वीडियो को अच्छा ढंग से देख ले तो इससे लगभग प्रश्नों को क्लियर कर सके। तो यहाँ हो गया क्या, हमने बोला उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितना है, तो 32, 14 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 29, 33 किलोमीटर है। तो यहाँ तक प्रश्नों क्लियर किया। अब पूरा भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32, 87, 26, 3 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रश्न क्लियर किया। अब देखिए कुछ साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए भारत के स्थल, यहाँ तो आप जानते हैं कि ये अरब सागर है, अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी। ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों हमेशा क्षेत्र याद रखिए। और नीचे जो है ये भारत का जो नीचे जो एक सागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर से प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि वह कौन सा
महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो वह है हिंद महासागर। हम जब पढ़ाएंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो पढ़ेंगे हम लोग कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर भी कब्जा करने का अधिकार किया गया था, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से तो ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो ये अरब सागर हम बताएं कि इधर से जो है अरब सागर घेरता है भारत को, इस तरफ से बंगाल की खाड़ी और नीचे से हिंद महासागर। तो भारत, दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय भारत का उदाहरण है। तो यहाँ जो है अगर पूछा जाए कि भारत का जलीय क्षेत्र का लंबाई, भारत के जलीय क्षेत्र का लंबाई इस प्रकार से अगर जलीय क्षेत्र पूछा जाए कि भारत का जलीय क्षेत्र का लंबाई कितना है, तो भारत के जलीय क्षेत्र का लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर जलीय क्षेत्र। यहाँ लिख देते हैं जलीय क्षेत्र, सॉरी यहाँ थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, जलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्र का लंबाई कितना हो गया? 6100 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर के जलीय क्षेत्र जहाँ तक है, यहाँ तक को हम जलीय क्षेत्र कहा गया। तो ऊपर का जो क्षेत्र है स्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ से लेकर के अगर इस तरफ से देखा जाए तो ऊपर जो जितना भी स्थलीय क्षेत्र है, तो स्थलीय क्षेत्र का लंबाई कितना हो जाएगा? तो यहीं पर लिख देते हैं स्थलीय क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र। तो स्थलीय क्षेत्र का लंबाई कितना हो गया? 15200 किलोमीटर। तो यहाँ से याद रखिएगा। तो स्थलीय क्षेत्र का ये 15000 कितना हो गया? 200 किलोमीटर। तो यहाँ से इन दोनों प्रश्नों को इसलिए हम साथ में लिखे हैं क्योंकि आप 6100 और 15200 याद कर सकें, क्योंकि जलीय क्षेत्र की लंबाई कम है और स्थलीय क्षेत्र की लंबाई क्या है? ज़्यादा है। अगर आप जलीय और स्थलीय पढ़ रहे हैं तो यहाँ से हम प्रश्न देखेंगे कि सबसे पहले कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा को साझा करता है। तो देखिए, अब अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, अफगानिस्तान पाकिस्तान 2 हो गया, एक चीन 3 हो गया, और नेपाल भूटान 5 हो गया, और ये म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 7 देश जो हैं, 7 देश स्थलीय सीमा को साझा करता है। स्थलीय सीमा, 7 देश स्थलीय सीमा साझा किया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप है। यहाँ एक देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश स्थल सीमा को साझा करे या जलीय क्षेत्र को साझा करे तो लेकिन कहलाएगा पड़ोसी ही। जैसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत का सटा हुआ है, उसी प्रकार से लक्षद्वीप भी क्या है? भारत के लगे हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जलीय क्षेत्र को सीमा साझा करता है। तो जलीय क्षेत्र को सीमा साझा करने वाला जो है देश हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे में 2 आप जानते हैं कि एक हो जाएगा श्रीलंका और एक क्या है? लक्षद्वीप। तो जलीय क्षेत्र 2 ऐसे देश हैं, 2 देश जो जलीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं भारत के साथ, और 3 देश ऐसे होंगे जो जल प्लस स्थल दोनों से रहेंगे। जैसे में जल प्लस स्थल दोनों से 3 देश कौन हो गया? जैसे में एक देखिए, एक तो हो गया म्यांमार, एक म्यांमार हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, और एक क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जल और स्थल से जुड़े हुए कितने देश हैं? 3 देश। 2 देश केवल जलीय क्षेत्र से, केवल जलीय क्षेत्र से कौन? लक्षद्वीप और श्रीलंका। यहाँ श्रीलंका। और यहाँ से एक थोड़ा सा प्रश्न याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसको हम लोग पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि कहते हैं। तो यहाँ से ये लिखते हैं, यहाँ पे पाक जल संधि। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। और एक और प्रश्न याद रखिएगा, आदम का पुल कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा गया था हाल फिलहाल के एग्जाम में कि आदम का पुल कहाँ स्थित है। तो आदम का पुल जो हो जाएगा कहाँ? श्रीलंका में। और पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। इसे याद रखिएगा। पाक जल संधि को पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, लिख दिया जाए पाक जल डमरू
मध्य या पाक जल स्ट्रेट भी कहते हैं, स्ट्रीट कहते हैं, जल संधि को स्ट्रीट भी कहा जाता है। तो कई सारे नामों से इसको बोल सकते हैं। पाक जल संधि ज़्यादा फेमस है, पाक जल डोंगरी मध्य भी याद रखिएगा और पाक स्ट्रीट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया पाक जल संधि। तो दो देश ऐसा हो गया जो जलीय क्षेत्र को साझा किया। अब देखिए प्रश्न क्या है। अब यहाँ से प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत जो है कुल जितना भी विश्व में जितने भी क्षेत्रफल हैं, विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, पूरा वर्ल्ड का जितना क्षेत्रफल है, उन सभी क्षेत्रफलों में भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए विश्व का, देखिए यहाँ से पॉइंट सभी नोट करते चलिएगा। विश्व का क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट है, तो 2.4%। यहाँ क्या है 2.4% है, ठीक है। विश्व का क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट है, भारत 2.4%। अगर जनसंख्या बोला जाए कि विश्व के कुल जनसंख्या कितना परसेंट हो जाएगा, तो 17.5% हो जाएगा। तो इतना प्रश्न हम लोगों ने क्लियर किया। जैसे में संसार के जितना भी क्षेत्रफल है, जितने भी क्षेत्रफल है वर्ल्ड का, उस वर्ल्ड में भारत का कितना परसेंट क्षेत्रफल है, तो 2.5% भारत के पास है क्षेत्रफल। और विश्व के कुल जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट है, तो 17.5%। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे, यहाँ देखिए, अब एक भारत में हमारा समय का निर्धारण किया गया है और सभी देशों का एक अपना अपना समय का निर्धारण करने का एक तिथि रेखा होता है। तो हमारा भारत का भी एक तिथि रेखा है। तो उस तिथि रेखा को क्या कहते हैं, जैसे भारतीय मानक समय रेखा। यहाँ से एक रेखा गुजरा, रेड वाला थोड़ा, यहाँ से एक रेखा गुजरता है, यहाँ से इस प्रकार से एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है 82.5 डिग्री का। यह है 82.5 डिग्री का रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इसको क्या कहते हैं, इस रेखा का नाम है भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री का रेखा है, 82.5 डिग्री का रेखा है। हम लोगों ने अक्षांश और दशांतर में इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए 82.5 डिग्री का जो रेखा है वह कौन सी रेखा कहलाता है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय तिथि रेखा भी कह सकते हैं। तो भारतीय तिथि रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। जैसे में कौन कौन राज्य, तो यहाँ से ट्रिक से याद कर दीजिएगा। यूपी हो गया, एपी हो गया, एक हो गया एमपी, सब पीपी वाला हो गया। देखिए यूपी, एमपी और एपी, एक हो गया यूपी, एपी और एमपी, तो 3 हो गया। और याद रख लीजिएगा साथ ही साथ, एक है छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ से 5 हो गया। जैसे फिर से एक बार, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन हो गया, एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया उड़ीसा, ठीक है। अब बाकी सब पीपी वाला याद रखेंगे, यूपी, एपी और एमपी। अब दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाइएगा कि यूपी से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन एपी से आसाम भी तो हो सकता है। तो एपी से आसाम होगा, तो ए से आसाम होता है, पी से क्या कीजिएगा, तो इस प्रकार से नहीं कीजिएगा। आंध्र प्रदेश होता है, ए से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, यू से हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, और एम से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब देखिए, अगर हम लोग 82.5 डिग्री का मानक समय रेखा याद कर लिए, तो एक हम लोग जानते हैं कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। देखिए जैसे में हम बताए थे कि एक कर्क रेखा भी जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और एक पर्वत है विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत जिसको कहते हैं, तो विंध्याचल पर्वत भी भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, ये मान लेते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा, जैसे में एक ग्लोब का चित्र बनाते हैं, जैसे में ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये वर्ल्ड है, और ये जो है बीच बीच में जो है देशांतर रेखा है, और ये है विषुवत रेखा, ठीक है।
तो जितना भी उत्तर से दक्षिण जितनी भी रेखाएं खींची गई थी, सारी रेखाओं को हम लोग क्या कहते थे, मतलब कहते थे हम लोग देशांतर रेखा। और जितना भी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींचा गया रेखा था उसको क्या कहते थे, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश और देशांतर हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और भारत का स्थिति देखा जाए इसमें, तो भारत का स्थिति देखिए क्या है, ये तो देशांतर रेखा है और ये अक्षांश, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को हम अक्षांश रेखा भी कह सकते थे। पिछले वीडियो में हम लोग अक्षांश और देशांतर में क्लियर कर चुके हैं। भारत का स्थिति देखिए यहाँ पे है, भारत इस तरफ से यहाँ इतना यहाँ पे स्थित है। अगर यहाँ पे स्थित है भारत, यहाँ देखा जाए, और जानते हैं कि हम भारत जो है 23.5 डिग्री कितना हुआ है, झुका हुआ है अक्ष के अनुसार। अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। और अगर कक्ष बोल दिया जाए तो 66.5 डिग्री कीजिएगा। भारत अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। अपने कक्ष के साथ कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री। तो भारत यहाँ पूर्वोत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर में कौन स्थित है, भारत पूछेगा कि भारत का स्थिति ग्लोब पर क्या है, तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष के अनुसार झुका हुआ है और 66.5 डिग्री कक्ष के अनुसार झुका हुआ। बताएंगे अक्ष और कक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में परस्पर पूछे जाते हैं कि भारत विषुवत, ये जानते हैं कि आप विषुवत रेखा, ये जो रेखा है कौन रेखा है, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पूरा पृथ्वी को कई भागों में बांटता है, 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर के दूरी पर है, 876 किलोमीटर। एकदम याद रखिएगा इस तरह से कि भारत जो है विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से कुछ ही दूरी पर है भारत, मतलब कुछ ही दूरी का मतलब यहाँ से याद रखिएगा 876 किलोमीटर की दूरी पर भारत है, विषुवत रेखा से दूर। तो भारत का स्थिति ये है, उत्तर पूर्व में स्थित है। तो वही बता रहे थे कि यहाँ से जो एक रेखा गुजरता है इस तरह से, तो देखिए ये कर्क रेखा गुजरा, ये कर्क रेखा, वही कर्क रेखा का चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये कर्क रेखा पे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो कितने राज्य स्थित हैं, 8 राज्य कर्क रेखा पर हैं, कर्क रेखा पर 8 राज्य कर्क रेखा पर है। तो उस कर्क रेखा पर स्थित सभी राज्यों को किस ट्रिक से हम लोग, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। तो स्पेस ही नहीं बचता है तो हम क्या करें, चलिए यहाँ इसको मिटाते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्लियर किया कि अक्षांश और देशांतर के स्थित जो है ऊपर से नीचे खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा, और पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा को उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा, और पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरा, 8 राज्य से। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरा, भारत के 8 राज्य से। तो वो 8 राज्य का ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है। तो वो क्या कीजिएगा, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, याद रखिएगा। मी से क्या हो गया, मिजोरम, और तरह से क्या हो गया, त्रिपुरा। ठीक है। प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, और र से क्या हो गया, राजस्थान। ठीक है। ग से क्या हो गया, गुजरात, और म से क्या हो गया, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से याद करते चलिएगा म से। और छ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़, और झार से पूरा क्या हो गया, झारखंड। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। जैसे मैं फिर से एक बार, ट्रिक क्या हो गया, ये ट्रिक क्या हो गया, मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, उन्हीं 8 राज्यों को लिखा गया है मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, तरह से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से पूरा हो गया झारखंड। यहाँ से एक और प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरता है, तो किस राज्य की राजधानी से, तो झारखंड का राजधानी है रांची। तो रांची से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है, राजधानी से। तो यहाँ यह प्रश्न बार बार पूछा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरता है, तो रांची से। आप जानते हैं कि झारखंड स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है,
तो यहाँ से हम लोगों ने कर्क रेखा जाना और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। अब यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा है, उन प्रश्नों को भी जानेंगे। हमारा कुछ राज्य ऐसा है, कुछ राज्य जो जलीय क्षेत्र को सीमा साझा करता है। जैसे में यहाँ देखते हैं हम लोग, ये हम जानते हैं कि यह है गुजरात, क्या है गुजरात, और गुजरात के ऊपर यहाँ क्या है महाराष्ट्र है, नीचे गुजरात का नीचे क्या है महाराष्ट्र, और यहाँ से एक छोटा जो क्षेत्र है इसको गोवा कहते हैं, और गोवा के नीचे क्या है, ये गोवा है, और गोवा के नीचे क्या है कर्नाटक है, ठीक है, और कर्नाटक के नीचे क्या है केरल, केरल वही जिसे साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, और वास्को डी गामा यहीं पहुंचा था। अब देखिए यहाँ से जो है सबसे निचला छोर से अगर देखा जाए, सबसे निचला छोर से कौन है, यहाँ जो एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु है, तमिलनाडु। पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है, तो दक्षिण में जब दक्षिण तक केरल तो यही समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ जो सबसे दक्षिण तक जो टानता है, जो क्षेत्र जो है फैला हुआ है, यह तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ तमिलनाडु के ऊपर क्या है, यह आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही कट करके एक राज्य बना अलग होकर के जिसका नाम है तेलंगाना। 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय नरेंद्र मोदी। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या हो गया उड़ीसा है, यहाँ क्या है उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर क्या है पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ क्या हो गया पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम एक एक करके बिना मिटाए जो है बताते चले। एक बोर्ड के अनुसार हमने कवर करने का प्रयास किया। आप अगर गौर से देखते हैं इस वीडियो को तो यहाँ से समझ पाइएगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारी मजबूरियों को समझते हुए और अब पढ़िए थोड़ा सा और देखिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए बड़े बड़े जो है आवश्यकताओं का जो है मतलब उपयोग किया जाए। अगर हम भी अगर पढ़े हैं तो वाइट बोर्ड से ही पढ़े हैं और उसी के अनुसार आपको भी बता रहे हैं। जो वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं खुद से पढ़ करके और एक तरीका से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4। तो पूरा में कितने राज्य हो गए, 4 राज्य। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5। पश्चिम में कितने राज्य हो गए, पश्चिम हो गए 5 राज्य। तो 5 राज्य पश्चिम में, पैसे 5 पैसे पश्चिम में 5 राज्य और पूरा में 4 राज्य। तो 5 4 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य भारत के जो जलीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जलीय क्षेत्र को साझा करती है, जलीय क्षेत्र को साझा करती है। अब देखिए कुछ द्वीप से प्रश्न, कुछ द्वीप से संबंधित प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या है, द्वीप से संबंधित प्रश्नों में भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या अगर देखा जाए तो 247 है, 247 द्वीप, 247 द्वीप है टोटल। कुल कितना द्वीप है, 247 द्वीप। भारत में कुल 247 द्वीप हैं। तो 247 द्वीपों में जो है 43 द्वीप तो क्या हो गए अरब सागर में। देखिए क्या है, 43 द्वीप कहाँ हो गया, 43 द्वीप चल गया कहाँ, अरब सागर में। तो बचा कितना, यहाँ से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, इसको हटा देते हैं। द्वीपों, कुल द्वीप यहाँ लिखते हैं, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। द्वीप किसे कहते हैं, तो हमने बताया द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे में कुछ अरब सागर में इस प्रकार के द्वीप हैं, कुछ जो है बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे इस प्रकार से द्वीप पाए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के द्वीपों की संख्या कितना हो गया, 247 हो गया, 247। टोटल द्वीपों की संख्या कितना हो गया, 247। और 247 में से 43 द्वीप कहाँ पाया गया, तो 43 द्वीप पाया गया अरब सागर में। तो बचा कितना द्वीप, तो बचा यहाँ पे कितना, 204 द्वीप। ठीक है, यहाँ से आप घटा सकते हैं, 247 में से 43 चला गया तो
हाँ ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 204 जो द्वीप बचा, यहाँ आपको बच्चों की तरह घटा घटा करके आपको बताया जा रहा है कि मतलब 247 द्वीप में से 43 द्वीप कहाँ हो गया, अरब सागर में। तो बचा कितना, 204 द्वीप। ठीक है, तो 204 द्वीप कहाँ है, 204 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप कहाँ बचा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी में क्या है, कुछ देखिए यहाँ से याद रखेंगे, मालदीप और मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ एक है द्वीप जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, मालदीप। ठीक है, बोर्ड में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ हमने बताया एक जलीय देश है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ है मालदीव। ठीक है, मालदीव है, और यहाँ है मिनिकॉय द्वीप, एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो हमने पहले पढ़ा कि कुल द्वीपों की संख्या कितना, 247 द्वीप है, जिसमें से 43 द्वीप कहाँ आ गया, अरब सागर में आ गया। तो अरब सागर में जब 43 द्वीप आ गया तो बंगाल की खाड़ी में कितना द्वीप बचा, बंगाल की खाड़ी में बचा 204 द्वीप। ठीक है, 204 द्वीप बचा। तो ये 43 द्वीप में से भी 36 द्वीप कहाँ चला गया, 36 द्वीप। यही से एक एक करके प्रश्नों को बताना पड़ रहा है। तो 36 द्वीप कहाँ चला गया, 36 द्वीप स्थित है, 43 में से 36 को तो है सिर्फ लक्षद्वीप में ही, 36 द्वीप केवल किस में है, लक्षद्वीप में है, और बाकी जो बचा इधर उधर होगा। लेकिन यहाँ से पूछ दिया जाए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, बहुत बड़ा जो द्वीप होता है उन द्वीपों में भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा द्वीप है जो परवाल से बना हुआ है। परवाल किसे कहते हैं, मतलब धीरे धीरे जो है अवशिष्ट पदार्थों को जमते जमते एक परत बन जाता है। पूछा जाए कि लक्षद्वीप किससे बना है, तो परवाल से बना है। परवाल से बना हुआ क्या है, परवाल से बना हुआ द्वीप है कौन, लक्षद्वीप। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा परवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है, सबसे बड़ा परवाल भित्ति है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन है, जो है परवाल भित्ति, सबसे बड़ा परवाल भित्ति कौन है, ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ से एक लक्षद्वीप जो है, यह इसका निर्माण परवाल से हुआ है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना हो गया, 36 द्वीप। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखिए, कुछ जो है क्षेत्र किसी न किसी चैनल से अलग होता है। जैसे में भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला चैनल कौन है, पाक जल संधि। तो जो अलग करेगा वही जोड़ेगा भी। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला भी कौन हो गया, तो पाक जल संधि या पाक जल नमरुमज। उसी प्रकार से 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से। ठीक है, तो 8 डिग्री जो चैनल है, चैनल 8 डिग्री चैनल किससे अलग किया, तो यहाँ देखिए ये है मिनिकॉय द्वीप और ये मालदीव, ये दोनों को अलग करता है। कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ से 8 के ऊपर क्या हो गया, 9 डिग्री चैनल। क्या है, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच। तो यहाँ से याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो हमेशा याद पूछा जाता है कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच कितना डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच कितना डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। तो यहाँ से ऐसे याद रखिएगा, 8 नीचे रहेगा और 9 ऊपर रहेगा। ठीक है, 8 छोटा नीचे और बड़ा ऊपर। तो ये तो 8 9 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को हम कैसे याद रखेंगे, मिनिकॉय द्वीप बीच में रहेगा और जो लक्षद्वीप है कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप माइंड भी सेटअप थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से अगर देखेंगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल पूछा गया बहुत सारे एग्जामों में। 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है, तो ये देखिए, ये है अंडमान, ये है अंडमान और ये है निकोबार। तो अंडमान को
निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। तो यहाँ प्रश्नों को आप लिखते हुए भी चलें, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो लिखने में हमें परेशानी हो रही है, और इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए ताकि कुछ विद्यार्थी जो है लिख रहे होंगे यदि, तो उनका जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ से फिर से हम लोग, अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? पिग्मेनियल पॉइंट को। यहाँ से याद रखिएगा एक प्रश्न भी, इंदिरा पॉइंट का इंदिरा पॉइंट का नहीं, अंडमान निकोबार, ये जो अंडमान निकोबार है पूरा, ये जो अंडमान निकोबार में एक चोटी पाया जाता है, ठीक है, चोटी, सबसे ऊंचा चोटी जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार पर एक चोटी है, इस चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ऐसे भी कुछ प्रश्न जो है इसका पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे प्रश्नों को अभी हम लोग पार्ट 2 में क्लियर करेंगे, जैसे में भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप इत्यादि हम लोग अच्छे ढंग से वहाँ पढ़ेंगे। तो इतना सारा प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया, और कुछ जो बचा हुआ प्रश्न है, जैसे में भारत का चौहद्दी, क्या पूछा जाएगा? भारत का चौहद्दी। अगर भारत का चौहद्दी बोले तो यहाँ से देखिए भारत का चौहद्दी क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कभी कभी पूछता है कि भारत कितना डिग्री से कितना डिग्री स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितना मिनट? तो आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, उत्तर में स्थित है। पूछा जाएगा कि भारत उत्तर में कितना डिग्री से कितना डिग्री तक स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक के जो है स्थित है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक है। और साउथ में क्या होता है? 68 डिग्री 6 मिनट से कितना हो गया, जल्दी से बताइए, से 97 डिग्री 25 मिनट, जल्दी 25 मिनट 97 ठीक है ना। चलिए ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या होगा? ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट मतलब क्या होगा? पूरब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि भारत का चौहद्दी अगर बोला जाए, वो चौहद्दी नहीं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में हो गया क्या? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर बोल देंगे या पाकिस्तान बोल देंगे। ये नहीं, मतलब कितना से कितना डिग्री तक भारत स्थित है उत्तर में, तो उत्तर में भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है उत्तर की ओर। अगर अक्षांश और देशांतर भी बताएंगे तब बताएंगे क्लियर, लेकिन उत्तर में भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। आप पूरब से पश्चिम अगर बोला जाए तो 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को क्लियर किया, और भी बचे हुए प्रश्न, जैसे में अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की, देखिए हम बताए थे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। तो वो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश को भी यहाँ पे याद करना है। जैसे में यहाँ से एक ट्रिक है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का ट्रिक है, क्या है? चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप। एक था जम्मू और लद्दाख, ओह सॉरी, जम्मू और लद्दाख। तो देखिए कैसे याद करना है, ट्रिक है चलो दिल दे दो आप, जम्मू और लद्दाख। तो यहाँ से ऐसे याद रखिएगा। च से क्या हो गया? चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़।
ल से हो गया क्या, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और दिल से क्या हो गया, दिल्ली, ठीक है। द से दमन एवं दीप, और दा से दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। और आ से क्या हो गया, अंडमान, अंडमान निकोबार। और पा से क्या हो गया, पुदुचेरी, पा से क्या, पुदुचेरी, ठीक है। और जम्मू और लद्दाख, यहाँ से जम्मू और लद्दाख तो है ही, तो देखिए जोड़ते हैं। चंडीगढ़ एक, चंडीगढ़ एक, लक्षद्वीप 2, दिल्ली 3, दमन दीव। तो यहाँ से देखिए दमन दीव को क्या करना है, दमन और दीव और दादर को, दादर नगर हवेली को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया है। तो यहाँ से हो गया 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। आई अंडमान निकोबार हो गया क्या, 5। आप पुदुचेरी क्या हो गया, 6। और देखिए ये कहाँ गया, लद्दाख, लद्दाख हो गया 7। और जम्मू कश्मीर हो गया, कितना हो गया, 8। ऐसे भी कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को 8 ले लीजिए और लद्दाख को कितना कर दीजिए, 7 ले लीजिए। जम्मू कश्मीर को 7 और लद्दाख को 8। तो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जम्मू कश्मीर को ही बना दिया क्या, केंद्र शासित प्रदेश। और दमन और दीप को क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया। तो 1 हो गया दोनों लक्षद्वीप में। तो अब इसका राजधानी भी कहीं पूछा जाता है, तो चंडीगढ़ के चंडीगढ़, लक्षद्वीप के कवारती। अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो वहाँ से लिख सकते हैं कि लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ हो गया, कवारती। और दिल्ली का हो गया दिल्ली। और दमन दीव का हो गया दमन। दादर नगर हवेली का हो गया सिलवासा। क्या हो गया, सिलवासा। कभी कभी राजधानी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बोल दे रहा हूँ कि दमन दीव का दमन, दादर नगर हवेली का सिलवासा। मालदीव का क्या हो गया, मालदीव का हो गया मालदीव, सॉरी मालदीव नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो गया पोर्ट ब्लेयर। क्या हो गया, पोर्ट ब्लेयर। अब यह लद्दाख का राजधानी नहीं है, जम्मू कश्मीर का कहाँ है, श्रीनगर। तो इतना सारा प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। अब क्या है प्रश्न, थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न छूटा है। चलिए, लगभग प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। सबसे लंबी बांग्ला, ठीक है, एकदम ठीक, बढ़िया। और कुछ प्रश्न? चलिए, यहाँ से प्रश्न क्या बोला, इंदिरा कौल, भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। पूछ दिया जाए, यहाँ से एक प्रश्न है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ पाया जाता है, तो राज्य अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर है ही, लेकिन ग्लेशियर दिया रहेगा तो एक सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है यहाँ पे। कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कौल है। और ऐसे भी हम लोग कॉल करते हैं, तो इस तरह से ऊपर ले आते हैं महत्व को, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर में पाया जाता है इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य पृष्ठभूमि पर कौन है, तो कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम छोर भी कौन है, तभी हम क्या करेंगे, कन्याकुमारी करेंगे। तो इन सब प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम इसका जो है और भी पार्ट कम से कम जो है हम चाहेंगे कि जितना सारा प्रश्न हम क्लियर करें अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो आप अगर लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो हम एक नए मोटिवेशन के साथ जो है अगले वीडियो को लाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।